पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है हम लोगों को यहाँ से, यानी कि मोहनजोदड़ो के से हमें शुरू करना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें यहाँ से शुरू करना है। चैप्टर 1 का है आप लोगों का, कक्षा 12 चैप्टर 1 का हम लोगों ने 2 वीडियो पहले ही देख चुके हैं। आज ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो 2 वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। उसके आगे आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में जितना भी है हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए जैसे ही आपका ये जितना लेक्चर है सभी ख़त्म होगा, किताब के अनुसार से हम आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। जैसे आपका ये सभी ख़त्म होगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन का हम आपको उत्तर भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो यानी कि एक नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है, नियोजित एक शहरी केंद्र जो है आपको, यह है मोहनजोदड़ो। पढ़ेंगे। देखिए, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। देखिए, अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में सबसे पहले जो है खोजा गया जो स्थल है यानी कि जगह है वो कौन सा जगह था, तो हड़प्पा था। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है यानी जगह है वो कौन सा था, तो हड़प्पा था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। कह कि बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। देखिए कि जो उस समय जो बस्ती है वह 2 मतलब भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ऊंचला शहर है और एक निचला शहर है। ठीक है, देखिए जो ऊंचाई पर बनाया गया है उसका आकार छोटा है, लेकिन जो नीचे बना हुआ है वह बहुत बड़ा है। ठीक है, उसका जो आकार है क्या है कि अधिक बड़ा है, लेकिन वो नीचे है, और जो छोटा है वो क्या है कि ऊपर बनाया गया है। देखिए यहाँ देखिए आपको यहाँ पर चित्र में कितना अच्छा से समझा दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, देखिए ये आपका निचला है। ठीक है, ये आपका निचला शहर है। ठीक है, और ये है आपका ऊपर वाला। नीचे लिखा देखा यहाँ लिखा होगा ऊपर वाला। इधर देखिए ये सब ऊपर वाला है। अब देखिए ये जो निचला शहर है देख रहे हैं ना, पूरा इधर इतना बड़ा है। ये शहर जो है इतना बड़ा है। ठीक है, और ये ऊपर वाला शहर यानी कि दुर्ग, ये ऊपर वाला शहर है। ठीक है, इसमें उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें मनुष्यों की संख्या अधिक है, लेकिन इसमें दुर्ग में यानी ऊपर वाला में उतना अधिक नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको बारीकी से, ध्यान से देखिए। कदा की ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। कौन नाम दिया है जी, यहाँ से हम लोग को देखा। देखिए किसने, पुरातत्वविदों ने यानी कि जो इतिहासकार है उन्होंने, देखिए उन्होंने क्या कहा है कि दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग का नाम दिया है और निचला शहर का नाम दिया है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले हिस्सा को दुर्ग कहा है और नीचे वाले हिस्सा को निचला शहर कहा है। ठीक है, देखिए हालांकि दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। देखिए कहा कि जो दुर्ग था यानी जो ऊंचाई पर था, ऊंचाई का कारण यह था यानी कि उनके दुर्ग जो था वह ऊंचा क्यों था, क्योंकि वह जो है वहाँ के जो चबूतरे हैं वह ईंटें से बनी हुई थी। किससे, तो पक्की हुई ईंटों से बनी हुई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। यानी कि जो दुर्ग है उस दुर्ग को यानी कि एक दीवार से, जैसे चीन का दीवार आप लोग समझते हैं, वैसे ही एक दीवार से चारों बगल से शहर को घेर दिया गया था। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि इस शहर को अलग किया गया था निचला शहर से। देखिए कि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। देखिए कहा कि निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। ठीक है, और कि इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा जो भवन थे, देखिए कई भवनों को यानी बहुत सारे अलग अलग घर ऐसे भी थे जिसको यानी कि ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, यानी कि जिसे हम आज के समय में क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं कि नींव हो गया नीचे से, जैसे हम पहले नींव लगा करके कुछ फीट ऊंचा कर लेते हैं उसके बाद घर बनाते हैं। ठीक है, वही कह रहा है। अगर देखिए
अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, कहा कि अब कुछ और देखिए, कहा कि एक बार चबूतरे के यथायथ बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। ठीक है, तो इसको बड़ा करते हैं भाई। सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी। ठीक है, देखिए कि जो भी ईंटें होती थी वह एक निश्चित अनुपात की ईंटें होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है, इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, देखिए हालांकि यानी कि जितने भी हड़प्पा में जो भी ईंटें मतलब प्रयोग में लाई जाती थी, उन सभी ईंटों का जो साइज था, वो आकार था, वह एक समान था। ठीक है, कभी भी ईंटों का साइज अलग अलग नहीं हुआ, सभी का साइज कैसा था, तो एक ही समान था। ठीक है, अगर देखिए भाई, देखिए पहले को कितना, पहले उस समय कितना है, पहले एक ये ईंटा से ये बना हुआ है, देखे पूरा, मतलब उस समय की ये बातें हो रही है, आज की तो बात ही अलग है। देखिए हालांकि नालों का निर्माण, उस समय नालों का जो निर्माण था वो किस प्रकार से होता था, देखेंगे। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजन जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए, यानी कि आपसे ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसे काटती थी, तो एक समकोण कहे तो बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मान लीजिए देखिए एक इधर से आया तो घूमेगा, तो ऐसे ही नहीं कि ऐसे घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, ये कैसे घूमेगा, आपसे ऐसे आया तो बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि बिल्कुल समकोण से घूमना है। 90 डिग्री के कोण से जो सड़कें होती थी वो घुमा करती थी उस समय में। ठीक है, देखा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नदियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अलग अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। देखिए कहा कि मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले, यानी कि पहले सबसे पहले ये नहीं कि पहले आदमी बस गए उसके बाद रास्ते को बनाया गया, नहीं, पहले रास्ते को और नली को बनाया गया। ठीक है, रास्ते को और नली को बनाया गया, नली को पानी निकलने के लिए, उसके बाद वहाँ पर बस्ती बनाई गई, वहाँ पर रहने के लिए, बसने के लिए। ठीक है, देखिए यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नलियों में जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना आवश्यक था। ठीक है कि मतलब जो घर की जो मान लीजिए किसी घर है, उस घर से मान लीजिए कि अगर आपके नली से पानी निकालना है तो उस घर को मतलब उस घर को नली से एक एक घर को नली से जोड़ना आवश्यक था, ताकि उस नली के माध्यम से आपके घर का पानी बाहर निकल सके। अब देखिए चलिए यहाँ पर कुछ दुर्ग दिया है, दुर्ग के बारे में हम थोड़ा सा बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलाविया तथा लोथल, जो कि अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है, ठीक है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किले बंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। देखिए, लेकिन लोथल में जो दुर्ग था, ठीक है, वो दीवार से घिरा हुआ नहीं था, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा था वो दीवार से घिरा नहीं था, लेकिन वह थोड़ी सी ऊंचाई पर जरूर बनाया गया था। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है। चल देखिए
आगे रखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग गृह स्थापत्य। ठीक है, चलिए इसे हम लोग जानते हैं गृह स्थापत्य के बारे में। है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए रहा है कि जो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वह आवासीय भवन यानी कि रहने वाले घर इस इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। देखिए मतलब क्या है कि उस समय जो घर बनाए जाते थे वो चारों बगल से, देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये देखिए चारों बगल से क्या है कि मतलब कमरा है, चारों बगल से कमरा है और बीच में आंगन होता था। ठीक है, बीच में खाली जगह होता था वहाँ पर खाना बनाने के लिए या फिर कुछ काम वगैरह करने के लिए। देखिए अगर है कि खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। देखिए कि जो भूमि तल पर दीवार बनी है उनमें क्या थी कि उसमें खिड़कियाँ नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। देखिए क्या कि मतलब जो मेन गेट होता था उस मेन गेट से आप डायरेक्ट आंगन को नहीं देख सकते थे। ठीक है, यानी कि जो मेन गेट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेन गेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये मान लीजिए कि आंगन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेन गेट से डायरेक्ट आपको यहाँ से रास्ता नहीं होता था, ये मेन गेट है तो फिर रास्ता के लिए यहाँ से कोई रास्ता होता था, यानी कि बगल से रास्ता होता था आंगन में जाने के लिए। यहाँ से दीवार होती थी, डायरेक्ट आप नहीं देख सकते थे आंगन को। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए अगर कहा कि हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। देखिए हर घर में ईंट के घर से बना एक स्नान घर होता था। जैसे मान लीजिए कि आज समय में हम लोग का जो बाथरूम होता है स्नान घर, उस समय में भी अपना एक स्नान घर होता था उस समय में। ठीक है, जिसकी नलियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी हुई थी। सही बात है, देखिए जो नली थी वह मतलब जो पानी निकालने की जो नली थी उसमें जा कर के जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। देखिए कि मतलब कुछ ऐसे घर हैं जिसमें दूसरे तल पर या फिर छत पर जाने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि देखिए मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। देखिए ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मोहनजोदड़ो के समय में जो कुओं की संख्या थी वह कितनी थी, तो लगभग कितना थी, तो 700, कुल लगभग 700 थी आपका इन ईंटों अति किया कुओं की संख्या। ठीक है, चल देखिए अब देखिए आपको इसमें थोड़ा सा आपको समझाते हैं इस आपको चित्र में। देखिए यहाँ पर सीढ़ी बनाया गया, देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी यहाँ पर बनाया गया है छत पर जाने के लिए। आ रहा है समझ में? यहाँ पर सीढ़ी की देखिए यहाँ पर भी सीढ़ी है। मतलब इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया था ना, मतलब कि आज के समय जो हम लोग इंजीनियर लगा कर डिजाइन करते थे उस समय के लोग ये सब ऐसे डिजाइन किया करते थे। देख लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दुर्ग के बारे में, यानी कि ऊंचला शहर के ऊंचे वाले शहर के बारे में हम लोग थोड़ा सा अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, चल देखिए कहता है कि यानी कि दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने
केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्सों को संभवतः लकड़ी से बने थे। देखिए, बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। ठीक है, जो मतलब जो ऊपरी हिस्से जो है, जो लकड़ी से बने थे वो क्या हुए थे, ख़त्म हो गए थे। लेकिन जो ईंटें से बने थे वो बचे हुए थे, शेष थे, ठीक है। और विशाल स्नानागार सम्मिलित थे, यानी कि बहुत बड़ा एक स्नानागार भी बना हुआ। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप इस चित्र में, देखिए एक विशाल स्नानागार है। देखिए ये विशाल स्नानागार, इतना बड़ा स्नानागार बना हुआ है, ठीक है, स्नान करने के लिए। और देखिए इतना बड़ा ये माल गोदाम बना हुआ है, देख रहे हैं, ये माल गोदाम है। इसमें मतलब खाने की वस्तुओं को रखने के लिए, जैसे अनाज अनाज को रखने के लिए ये लोग ऐसे बनाया करते थे। हालांकि विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारे में घिरा हुआ है। देखिएगा कि जो स्नानागार है वो आंगन में बना हुआ था। जो आज नहीं कहते हैं स्विमिंग पूल नहीं कहते हैं कि स्विमिंग पूल बनवा दिया है वो आंगन में नहाएंगे, वही समझ लीजिए कि स्विमिंग पूल उस समय होता था और उसके आंगन में जो चारों ओर से घिरा हुआ होता था, ठीक है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके ऊपरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियाँ बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे में प्रयोग इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नलियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किस प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। चलो देखिए, इसके अगर हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। इसमें है आपका सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, ठीक है, यानी कि समाधान। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको चित्र दिया हुआ है। अब चित्र के माध्यम से एक तांबे का दर्पण, देखिए एक दर्पण है। उस समय भी दर्पण यानी कि शीशा होता था कि तांबे का दर्पण बना हुआ है, तांबे का एक दर्पण बना हुआ था। उस समय की ये बातें हैं। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं, ठीक है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विभिन्नताएं सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना क्या है कि कठिन है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, बहुत कठिन है ऐसा कहना। देखिए कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था,
ठीक है, यानी कि मरने के बाद उस वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों के आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैस पर एक प्रकार का उपरत्न के मनक तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास इतना चीज़ें मिला हुआ है, आभूषण मिला हुआ है, 3 छल्ले मिले हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया है। देखा है कि कहीं कहीं पर जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनको, मृतकों को यानी कि तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया है। देखिए जो अभी आप यहाँ पर देखा, ये देखिए तांबे का ये एक दर्पण है, तांबे का एक दर्पण, इस प्रकार के दर्पण के साथ उन्हें दफनाया गया है। ठीक है, पर दिखा है कि परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। देखिएगा कि जो हड़प्पा वासी थे उन्हें मतलब बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में उन्हें कोई विश्वास नहीं था कि मैं अब आखिर जो व्यक्ति है वो तो अब मर गया, तो अब हम बहुत से बहुमूल्य वस्तुओं को उसमें दफनाएं उसके साथ में, ऐसा उनके मन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए अब इसके आगे विलासिता की वस्तुओं की खोज, अब इसको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, हम यहीं तक आज आपको रहने देते हैं, इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 4 में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सकता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।